हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोग ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद समझने का प्रयास करेंगे जिनके अंत में ने की आवश्यकता नहीं थी लगा हो या ने की ज़रूरत नहीं थी लगा हो। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले ऐसे वाक्यों की पहचान आवश्यक है और ऐसे वाक्यों को पहचानने के लिए हिंदी वाक्यों के अंत को देखा जाता है। तो यदि हिंदी वाक्यों के अंत में यह शब्दावली लगा हो कि ने की आवश्यकता नहीं थी या ने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसका अनुवाद करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर के अनुसार उपलब्ध हैं। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट नीड टू प्लस V1। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट हैव प्लस V3 प्लस etc। अब हम लोग इसे एक उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी या तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसको हम लोग दोनों तरह से बना सकते हैं। पहला, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट नीड टू प्लस V1 प्लस etc। अब यदि इस स्ट्रक्चर पर हम लोग इस वाक्य का इंग्लिश अनुवाद करें तो होगा यू डिड नॉट नीड टू कम हियर। यदि हम लोग इसे दूसरे वाले स्ट्रक्चर पर बनाने का कोशिश करते हैं तो इसका अनुवाद होगा यू नीड नॉट हैव कम हियर। दोनों स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि बनावट में अंतर है, हालांकि इसकी हिंदी एक ही है, लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर्स में एक मूल अंतर है। एक मूल अंतर यह है कि जो पहले वाला स्ट्रक्चर जो कि डिड नॉट नीड टू प्लस V1 पर आधारित है, वह यह जाहिर करता है कि कार्य होना आवश्यक नहीं था और कार्य हुआ भी नहीं, जबकि दूसरा स्ट्रक्चर जो कि नीड नॉट प्लस हैव प्लस V3 पर आधारित है, उसका अर्थ यह होता है कि कार्य आवश्यक नहीं था बावजूद इसके कार्य हुआ। जैसे हम लोग जो पहले उदाहरण लिए हैं तो उसका हम लोग इंग्लिश अनुवाद उठाते हैं एक एक करके। जैसे यू डिड नॉट नीड टू कम हियर, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं थी और तुम आए भी नहीं, यद्यपि इसका हिंदी वही होगा कि तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे स्ट्रक्चर से यदि हम लोग बनाएं तो होगा यू नीड नॉट हैव कम हियर। इसका अर्थ है तुम यहाँ आए यद्यपि तुम्हारे आने की आवश्यकता नहीं थी, और इसका हिंदी वही होगा, यानी तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। तो फ्रेंड्स, हिंदी में समान वाक्य होगा, देखने में समान होगा, लेकिन जब इसका इंग्लिश अनुवाद करने के लिए हम दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं तो इसमें यह एक मूल अंतर पैदा हो जाता है, और इस अंतर को ध्यान में रख के ही आप अनुवाद बनाएं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करें। यदि कोई तकलीफ आए, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। अब हम लोग दो वर्ड्स लेते हैं हमेशा की तरह। पहला वर्ड्स अटैच। अटैच का अर्थ होता है विधिक अधिकार द्वारा किसी की संपत्ति को जब्त कर लेना, कुर्क कर लेना। यानी अटैच मीन्स सीज somebody's property by legal authority। अटैच एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी अटैच के बाद नाउन होना चाहिए। जैसे द कोर्ट ऑर्डर्ड द पुलिस ऑफिसर टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डर। दूसरा वर्ड हम लेते हैं कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का अर्थ होता है टेक as forfeited to
गवर्नमेंट ट्रेजरी। यानी कोई व्यक्ति अपना अधिकार किसी संपत्ति पर खो दिया है और इस कारण उस संपत्ति को सरकार के खजाने में रख देना। जैसे आफ्टर द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन द प्रॉपर्टी और द व्हीकल यूज्ड इन द क्राइम वाज कन्फिस्केटेड। इन दोनों ही शब्दों का अधिकांश प्रयोग फौजदारी मुकदमों में किया जाता है। कोई प्रश्न हो तो पूछें। धन्यवाद।